नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि 2 फेज के चुनाव के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रही है और इंडिया अलायंस ने 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं। मोदी ने यह तक क्लेम किया कि शुरुआती 2 राउंड्स के बाद अगले 5 राउंड का रास्ता भी बीजेपी के लिए क्लियर हो गया है। इसके साथ ही साथ मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में 3 अंकों के लाले पड़ने वाले हैं। तो क्या 2 फेज में कम वोटिंग होने के बावजूद नरेंद्र मोदी में ही दम है? क्या फिर मोदी की 400 सीटें से कम होने के संकेत हैं? अगर हां, तो मोदी कितनी सीटें जीत पाएंगे? क्या 300 पर रुक जाएंगे या 272 से नीचे चले जाएंगे? मोदी विरोधी इकोसिस्टम आज सुबह से नए नैरेटिव चला रहा था कि दूसरे चरण में मोदी की पार्टी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम यह फैला रहा है कि इंडिया अलायंस वाले 300 टच कर रहे हैं, बीजेपी 150 पर आकर थम रही है। क्या वाकई ऐसा है या ग्राउंड रियलिटी कुछ और है? डेटा क्या कह रहा है? नंबर्स किस ओर इशारा दे रहे हैं? 24 में होने क्या वाला है, इसकी एक एक डिटेल आप इस रिपोर्ट से समझिए। 24 के शुरुआती 2 फेज में वोट परसेंट हुआ कम, तो क्या अब मोदी का 400 नहीं कंफर्म? क्या सच में मोदी 400 पार नहीं जा रहे? अगर हां, तो फिर 24 में कितना ला रहे हैं? 370, 350, 330, 300, 272 या फिर इससे भी कम? क्या है इंडिकेशन? कांग्रेस वाले इंडी गुट को 300, मोदी को 150 वाला पोस्टर बना बनाकर फैला रहे हैं। 400 400 400 चिल्लाकर मोदी को ताने मार रहे हैं। मोदी जी क्या कह रहे थे? 400 पार, 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 400 पार का नारा, 400 पार, 400 पार का नारा, 400 पार, 400 पार। खरगे धमका रहे हैं, मोदी हार जाएंगे, 24 में बहुत पछताएंगे, ये कह कहकर चेता रहे हैं। डरा डरा के तो उन्होंने ले रहे, हम कहां डर रहे हैं? डिवाइड करने वाले लोग एक दिन पछताएंगे। राहुल के बाद अब प्रियंका भी तू तड़ाक पर आ गई हैं। कभी मोदी को झूठा बता रही हैं, कभी गपबाज अंकल वाली कहानी सुनाकर मोदी के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा, देश का पहला प्रधानमंत्री होगा, देश का पहला प्रधानमंत्री होगा, देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो क्या सच में मोदी नहीं आ रहे हैं या फिर मोदी के दुश्मन शुरुआती 2 राउंड्स में कम वोटिंग परसेंटेज की आड़ में छिपकर सिर्फ मोदी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं? पहले आपको इसके कुछ सबूत दिखाते हैं। सैंपल नंबर 1 देखिए। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष क्या लिख रहा है? ये कह रहा है मोदी अब 400 पार का नारा नहीं लगा रहे, 7वां चरण आने से पहले ही झोला उठाकर जा रहे। इसी की टाइमलाइन पर सैंपल नंबर 2 देखिए। इसमें लिखा है मोदी जा रहे हैं, इंडी वाले आ रहे हैं। अब सैंपल नंबर 3 यानी पी चिदंबरम के पोस्ट की पहली लाइन पढ़िए। लिख रहे हैं मोदी सरकार तो गई, कुछ दिन पहले तक जो बीजेपी सरकार थी वो दूसरे चरण की वोटिंग के बाद एनडीए सरकार हो गई है। सैंपल नंबर 4 में लालू के तेजस्वी हैं, वो भी कांग्रेस वाली सेम टू सेम बोली बोल रहे हैं। मोदी ने 400 पार कहना बंद कर दिया, यही थ्योरी घुमाए जा रहे हैं। सैंपल नंबर 5 अखिलेश यादव का है, इनका भी यही नैरेटिव है, मोदी 24 हारे इसीलिए 400 पार से हुए किनारे। 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल के हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। सेकेंड राउंड की वोटिंग के बाद इंडी अलायंस ने अपने इकोसिस्टम को काम पर लगा दिया है। सबको एक ही टास्क सौंपा है, मोदी के नंबर घटाओ,
इंडी के नंबर बढ़ा चढ़ा कर दिखाओ। मोदी विरोधी गुट का स्लीपर सेल अपनी ग्राउंड रिपोर्ट वाली मनोहर कहानियां सुना रहा है। मोदी को 0 तो कांग्रेस को दूसरे चरण का हीरो बता रहा है। 300, 150, 300, 150 अलग अलग हैंडल्स पर यही स्कोर घूम रहा है। कोई बंगाल का डेटा दिखा रहा है, कोई केरल का, तो कोई यूपी का स्कोर बता रहा है। ये इकोसिस्टम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी की सीटें ही घटा रहा है। और तो और नतीजा अभी आया नहीं, मगर सिर्फ ख्याली रुझान के आधार पर इस इकोसिस्टम ने राहुल को अगला पीएम भी बना डाला है। लाल किले के बाहर राहुल की फोटो चिपकाकर वीडियो बना डाला। प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी वाला ढोल भी बजाना शुरू कर दिया है। खरगे माइक पकड़ते हैं तो कहते हैं मोदी तो कांग्रेस से डरते हैं, राहुल से डरते हैं, मगर अब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी भाग के जाने वाले हैं। और मैं इसलिए मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची उनकी पार्टी हिल रही है और मोदी जी भी हिल रहे हैं। इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते रहती है, गांधी फैमिली को टीका करती है, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको मोदी गालियां देते रहते हैं। गालियां इसलिए देते हैं कि वो कांग्रेस से डरते हैं और राहुल से डरते हैं, और राहुल से डरने वाला आदमी बहुत दिन टिक नहीं सकता। वो आज नहीं कल उसको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो क्या सच में ऐसा ही होने जा रहा है, या फिर एंटी मोदी मोर्चे का ये पूरा का पूरा फॉल्स नैरेटिव ही पंक्चर होने वाला है? 2 चरणों के चुनाव ने अब तक जो रुझान दिए हैं वो ये दिए हैं कि देश की जो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, या पूरे देश की आज जो एक स्वर देश के अंदर से निकल रहा है कि अब की बार 400 पार, उधर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। 400 के पार है तो है, और कल की वोटिंग में भी मैसिव समर्थन मिला है, पहले भी मिला है। सभी सीट हम जीत रहे हैं। मोदी जी हार रहे हैं, 0 पर आउट हो गए। ये बिहार के शहजादे तेजस्वी यादव जी और देश के शहजादे राहुल गांधी जी को जो स्क्रिप्ट लिख के देता है, करोड़ों रुपया लगा के एक बड़ी टीम बैठाए हैं, और वो जो स्क्रिप्ट लिख के देगा, जो वो मुगालते में इनको रखेगा, वही भाषा बोलेंगे। जमीनी हकीकत इनको पता नहीं है। विरोधियों के तमाम दावों के उलट एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि मोदी अगर 400 के पार नहीं जाएंगे तो 300 से नीचे भी नहीं आएंगे। 2019 वाला ग्राफ 24 में और बढ़ाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि 330 सीटें भी जीत जाएंगे। और ये कैसे होगा, ये जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करनी होंगी। नंबर 1, 2024 का चुनाव 14 और 19 से थोड़ा हटके है। अब की बार चुनाव थोड़ा ठंडा है, मगर ग्राउंड पर मोदी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं, यानी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नंबर 2, लोगों को पता है लीडरशिप के मुद्दे पर इस वक्त मोदी के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसीलिए वोट भी मोदी को ही है। नंबर 3, मोदी की लहर 2019 जितनी नहीं है, बावजूद इसके वोटर किसी एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है। ग्राउंड पर इस वक्त भी देश के नंबर 1 नेता मोदी ही हैं। नंबर 4, गांव देहात में जहां वोटर्स का एक बड़ा तबका है, उनके बीच विपक्ष की डिक्टेटरशिप और तानाशाह वाली थ्योरी फ्लॉप हो चुकी है। हर कोई इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा है। और नंबर 5, कांग्रेस इस वक्त भी सबसे कमजोर कड़ी है।
उसके पास बूथ लेवल पर कोई इफेक्टिव टूल नहीं है और यहां मोदी को ही एज है। बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है जिसकी पकड़ ग्रास रूट लेवल पर कांग्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा है। 24 के शुरुआती 2 राउंड्स में कम वोटिंग परसेंटेज पर बीजेपी का अपना इंटरनल असेसमेंट भी यही है कि उसके काडर ने तो मोदी के वोटर्स को बूथ बूथ तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस का काडर कहीं नजर ही नहीं आया। इसलिए लो वोटर टर्नआउट मोदी के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस ने देश विरोधी और नफरत की राजनीति के 2 सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार अच्छा, जरा एक और नारा बुलवाना चाहता हूं आज कोल्हापुर की धरती पर। आप बोलेंगे? अभी मैं बोल रहा था फिर एक बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे फिर एक बार, ठीक है? गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार, एससी, एसटी, ओबीसी की सरकार, विकास को समर्पित सरकार, युवा को अवसर देने वाली सरकार, महिलाओं को सुविधा देने वाली सरकार। शाबाश। अब तीसरे चरण में बॉल कैरियर की जिम्मेदारी कोल्हापुर वासियों के पास आने वाली है। मुझे विश्वास है आप ऐसा गोल दागेंगे, ऐसा गोल दागेंगे कि आगे के सारे राउंड भी इंडिया अलायंस वाले चारों खाने चित रहेंगे। 190 सीटों पर वोटिंग के बाद जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर बीजेपी को लग रहा है कि यूपी में वो अपनी सीटें 19 के मुकाबले डबल कर चुकी है। कांग्रेस केरल में हार की कगार पर खड़ी है। 20 में से 15 सीटों पर राहुल की पार्टी के लिए अब की बार खतरे की घंटी है और ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 4 जून से पहले ही कांग्रेस 30 के अंदर जाती दिख रही है। 2 फेज की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि राहुल की खुद की सीटें घटती दिख रही हैं, मगर राहुल के सपोर्टर्स अभी भी यही ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि बीजेपी किस राज्य में कितनी सीटें हार रही है जहां कांग्रेस फाइट में भी नहीं है। ये इकोसिस्टम वहां का नंबर भी घुमाया जा रहा है और इसके पीछे का लॉजिक ये दिया जा रहा है कि चूंकि शुरुआती 2 चरणों में वोट परसेंटेज कम रहा, इसलिए मोदी को घाटा हुआ, 24 में झटका लगा। मगर क्या सच में ऐसा ही है? डेटा क्या कहता है? डेटा यह कहता है कि लो या हाई वोटर टर्नआउट का चुनाव के नतीजों पर पड़ने वाले असर का कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है।
1951-52 से लेकर 2019 तक कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए। 1957 से लेकर 2019 तक का डेटा यह कहता है कि इन 16 लोकसभा चुनावों में वोटर टर्नआउट 6 बार घटा और 10 बार बढ़ा। 6 बार वोट परसेंटेज कम होने के बावजूद 8 बार मौजूदा सरकार रिपीट हुई। 10 बार वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद मौजूदा सरकार 6 बार दोबारा सत्ता में आई। इन आंकड़ों को देखने के बावजूद अगर राहुल और राहुल की पार्टी मोदी हार गया, 24 में मोदी घर गया, इंडी 300 पर पहुंच रही है, मोदी 150 पर खिसक रहे हैं, इस तरह का शोर मचाकर अपने फेवर में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोदी ने क्लियर हिंट दे दिया है। कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्तों को ये एहसास हुआ कि वो विकास के ट्रैक रिकॉर्ड में एनडीए की बराबरी नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली। इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उनकी हालत क्या होगी उनको पता है क्या? अब आप मुझे बताइए, जिन लोगों के 3 अंकों में लोकसभा सीट जीतने के लाले पड़े हो, क्या ये इंडिया अलायंस वाले सरकार के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं क्या? और उनका तो हाल ये है जी, वो ऐसी फॉर्मूला बना रहे, 1 साल 1 पीएम, ये फॉर्मूला निकालने में लगे हैं। अगर 5 साल मौका मिले तो 5 प्रधानमंत्री। अब इनको इसकी आदत हो गई। कर्नाटका में भी अभी सरकार बनी, उनकी पार्टी, उनका विजय, फॉर्मूला क्या? 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, 2.5 साल के बाद जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री। ये खेल खेल रहे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में फॉर्मूला बनाई थी, 2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल दूसरा मुख्यमंत्री। उन्होंने राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, 1-2.5 साल 1 मुख्यमंत्री, दूसरे 2.5 साल। और हुआ क्या? ये फॉर्मूला निकालने वाले लोग 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देश पर थोपने के सपने देखने वालों को ये देश कभी भी सहन करने वाला नहीं है। इन्हें जवाब मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तगड़ा जवाब मिलेगा। 2 फेज में कम वोटिंग के बावजूद 24 में मोदी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यह समझने के लिए आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजों का डेटा बहुत गौर से देखना होगा, क्योंकि इन सभी राज्यों में 2019 से 2024 के बीच बीजेपी को औसत 5% वोट का फायदा हुआ। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में 2015 में बीजेपी को 32% वोट मिले थे, 2020 में बीजेपी 38% पर पहुंच गई। असम में 2016 के चुनाव में बीजेपी 41% पर थी, 2021 में 45% पर पहुंच गई। बंगाल में 2016 के चुनाव में 10% वोट पाने वाली बीजेपी 2021 में 38% पर पहुंच गई। यूपी में 2017 के चुनाव में 39% वोट पाने वाली बीजेपी 2022 में 41% पर पहुंच गई। 2017 में गुजरात में 49% वोट हासिल करने वाली बीजेपी 2022 में 53% पर पहुंच गई। 2018 में छत्तीसगढ़ में 33% वोट पाने वाली बीजेपी 2023 में 46% पर पहुंच गई। 2018 में एमपी में 41% वाली बीजेपी 2023 में करीब 49% पर पहुंच गई। ये 2019 से 2024 के बीच कुछ राज्यों का ही डेटा है।
ट्रेंड बता रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद हर बार बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज में इजाफा ही किया है। अब आप सोचेंगे कि ये तो राज्यों की बात हुई, इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो जवाब सुनिए। 2019 से 2024 के बीच बीजेपी के वोटों का एवरेज गेन 5% था और अगर अब की बार के लोकसभा चुनावों में सातों फेज खत्म होने के बाद बीजेपी ने अपना वोट 5% भी बढ़ा लिया तो मोदी की 330 सीटें कंफर्म हो जाएंगी। दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद मोदी ने टू गुड यूं ही नहीं कहा, मोदी को ग्राउंड से एक एक रिपोर्ट मिल रही है। मोदी इसीलिए सुपर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। मोदी ने थर्ड राउंड के लिए बैटिंग अभी से शुरू कर दी है। इसका मतलब ही यही है कि मोदी के पास शुरुआती 2 फेज की सॉलिड रिपोर्ट आ गई है, जबकि दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका हैं जो अभी भी जनता के कंधों पर बंदूक रखकर ही मोदी पर निशाना साध रहे हैं। प्रियंका तो आजकल तरह तरह की कहानियां सुना रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे? किस लिए बदलेंगे? आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए। वो जानते हैं कि ये अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। जब ये बात फैल गई पूरे देश में, मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए। फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे। तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल देंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में। वैसे जो प्रियंका इतना मोदी मोदी कर रही हैं, जो राहुल इतना मोदी मोदी कर रहे हैं, वो दोनों अभी तक खुद ये तय नहीं कर पाए कि अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे भी या नहीं। कभी खबर आती है राहुल अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी, फिर खबर आती है कि राहुल रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका अमेठी से लड़ेंगी। और ये हालात उस वक्त हैं जब नामांकन दाखिल करने की तारीख खत्म होने वाली है। यहाँ पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। जो कैंडिडेट हमारा आने वाला है, बी फॉर्म मैं साइन करता हूँ, ए फॉर्म मैं साइन करता हूँ। उस वक्त हमारी जो इलेक्शन कमेटी है उसमें तय होता है, उसका हमने गैजेट नोटिफिकेशन निकालेंगे। अगर है तो अध्यक्ष वो आने के बाद साहब को एक कॉपी भेज। इस बीच पीयूष गोयल ने राहुल पर एक नई गुगली फेंक दी है। ये कहकर ओपन चैलेंज दिया है कि अगर दम है तो वाराणसी से लड़कर दिखाओ, दम है तो मेरी सीट से लड़कर दिखाओ। पीयूष गोयल ने यह तक कह दिया कि राहुल चाहे जहां से भी लड़े, 24 में हार पक्की है। वायनाड में भी संकेत अच्छे नहीं हैं। से चुनौती देना चाहूंगा, मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी मेरे क्षेत्र में आए, उत्तर मुंबई में, और लड़े। वो चाहे तो उत्तर मुंबई भी आए, अमेठी भी आए, बनारस में लड़े ना। हिम्मत है तो बनारस में लड़के दिखाए। और मुझे लगता है उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए। कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए, क्योंकि वायनाड से तो हार रहे हैं। और मेरी बहन स्मृति ईरानी जी उनको अमेठी से इतनी बुरी हार दिलाएंगे इस बार कि फिर वो पार्लियामेंट में तो आने का सवाल नहीं है, पर वो जनता के बीच भी जाने लायक नहीं। यानी जिस इंडी अलायंस का ग्राउंड पर कहीं कोई असर नहीं, कोई कनेक्ट नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही मोदी की सीटें तेजी से घटा रहा है, इंडी गुट का ग्राफ बढ़ा रहा है, नॉन स्टॉप यही स्टोरी फैला रहा है। लेकिन उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि मोदी तो अभी से 2-0 से आगे चल रहे हैं। विरोधियों ने 2 सेल्फ गोल भी कर लिए। ये बात खुद मोदी ने कही है और थर्ड राउंड के चुनावी प्रचार की पूरी स्क्रिप्ट पब्लिक के सामने रख दी है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिछड़ों के आरक्षण पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शहजादे उन्होंने घोषणा की है
कि वो आपकी संपत्ति की, महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जांच करवाएंगे। आपकी कमाई को कांग्रेस उन लोगों में बांटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है, ऐसा बताते हैं। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। ये कांग्रेस के शाहजादे फॉर्मूला लाए हैं। आपके न रहने के बाद आपकी पैतृक कमाई में से आधा हिस्सा कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लगाकर वसूल करना चाहती है। 7 मई को महाराष्ट्र और देश का भविष्य तय करने के लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। मोदी के हाथ मजबूत कीजिए। आप इनको जो वोट देने वाले हैं ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है। आपका सपना, यही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम है। मेरा पल पल देश के नाम है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं प्रण लेकर के चला हूं 24/7 फॉर 2047। ये प्रण लेकर के निकला हूं, आपके लिए निकला हूं। और इसलिए मुझे पल पल आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2 चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 16 सीटों का रुझान क्या है? क्या कम वोटिंग की वजह से बीजेपी की सीटें घटी हैं और इंडी गठबंधन को फायदा हुआ, या ये वोटिंग पैटर्न बीजेपी को 2019 से भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ा रहा है? यूपी की 80 सीटें की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पास है। योगी एक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। उनकी मेहनत रंग ला रही है या कुछ खास नहीं कर पा रही? राहुल, अखिलेश और उनकी सोशल मीडिया आर्मी तरह तरह के एनालिसिस कर रही है। 2 फेज की वोटिंग के बाद ही राहुल गांधी का शपथ ग्रहण भी करा दिया गया, लेकिन योगी पर इसका कोई असर नहीं। योगी आज भी यूपी में 100% स्ट्राइक रेट के लिए 100% कॉन्फिडेंट है। इसकी वजह क्या है? योगी के पास ऐसी कौन सी रिपोर्ट है? इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। रुचि का खाने का मतलब गौकसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? भारत माता की वंदे वंदे। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहले 2 चरण की वोटिंग के बाद यूपी की 80 सीटों का रुझान क्या है? 2024 में बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान? बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण कल संपन्न हो गए हैं। 543 में से एक लोकसभा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। योगी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कम वोटिंग के बावजूद बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा। दरअसल योगी आदित्यनाथ बीजेपी के इंपैक्ट प्लेयर हैं।
इम्पैक्ट प्लेयर उसे कहते हैं जो बहुत कम समय के लिए मैदान में होने पर भी खेल बदल देता है, जो विपक्ष के चक्रव्यूह को मटियामेट कर देता है, जिसके लिए विरोधी को नए सिरे से सोचना पड़ता है। मगर इम्पैक्ट प्लेयर पर विरोधी की किसी भी रणनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थर्ड फेज में ब्रज और रुहेलखंड की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। इन 10 सीटों में संभल और मैनपुरी में साइकिल दौड़ी थी तो 8 सीटों पर कमल खिला था। तीसरे फेज की 10 सीटों में यादव परिवार के 3 सदस्यों की परीक्षा होने वाली है। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं, तो बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि फिरोजाबाद से अक्षय यादव उम्मीदवार हैं। यादव लैंड और ब्रज क्षेत्र में चुनाव है तो कृष्ण जन्मभूमि का जिक्र होना निश्चित ही है। पहले राम मंदिर और अब मथुरा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुप्पी उन पर भारी पड़ सकती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार इंडी गठबंधन पर हमलावर है। दरअसल अयोध्या में रामलला विराजमान हो चुके हैं, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है, अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में है। ऐसे में योगी राम मंदिर को लेकर दोनों पार्टियों से सवाल पूछते हैं तो मथुरा को लेकर अपनी तैयारी का रोड मैप भी जनता को बताते हैं। तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है ना। आपको अच्छा लगा है ना। और बहनों और भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रज भूमि का भी विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। टीम मोदी के लिए जब योगी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो नैरेटिव चेंज हो जाता है, वोटर मोबिलाइज हो जाते हैं। योगी के ऊपर यूपी की 80 सीटों की ही जिम्मेदारी नहीं है, योगी की पैन इंडिया डिमांड है। जब योगी प्रचार करते हैं तो हार्ड लाइन हिंदुत्व की बात करते हैं। उनकी कड़क प्रशासक की छवि, बुलडोजर बाबा की इमेज उनको रोल मॉडल बनाती है। जब वो राम मंदिर, सनातन की बात करते हैं तो बीजेपी के कोर वोटर एक्टिव हो जाते हैं। योगी के प्रचार का आधार मोदी और यूपी सरकार का काम है। सबका साथ, सबका विश्वास का मंत्र है। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, कांग्रेस का न्याय पत्र है। योगी का आरोप है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी आम लोगों की संपत्ति कब्जाने की तैयारी कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा, अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा, इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। जहां मोदी प्रचार के लिए नहीं जा पाते, वहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए मोर्चा संभालते हैं। दरअसल दिल्ली की नई सरकार का रास्ता यूपी होकर गुजरता है और योगी आदित्यनाथ के पास यूपी की 80 सीटों की जिम्मेदारी है और यूपी की जनता को कैसे अपनी साइड लाना है, ये योगी को बखूबी पता है। और यही नहीं, ये कह रहे हैं अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खाना खाने, खान पान की पूरी छूट देंगे। उनकी रुचि क्या बहुसंख्यक से अलग है क्या? उनकी रुचि क्या अलग है क्या?
अलग रुचि का मतलब क्या? जो आप नहीं खाते हैं वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौ कसी की छूट देंगे। क्या आप गौ कसी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? हिंदू के लिए इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश को दंगों के आग में झोंकना चाहती है, अपने स्वार्थ के लिए भारत के विभाजन की आधार रखना चाहती है। हिंदुस्तान इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। क्या स्वीकार करेगा? जो एक पाप करने पर उतार हो चुके, देश के पुण्य क्षति करने पर, क्या राम और कृष्ण की धरती पर क्या गौकसी होगी? क्या 2024 के लिए योगी का अभियान चुनावों के ऐलान से पहले ही शुरू हो गया था। योगी हर दिन करीब 3 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पिछले 30 दिनों में योगी ने 80 से ज्यादा रैलियां, रोड शो और प्रबुद्ध सम्मेलनों में शामिल होकर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। यूपी के अलावा योगी दूसरे 6 राज्यों में भी बीजेपी के लिए प्रचार कर चुके हैं। यूपी का सीएम बनने से पहले योगी की छवि फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी लीडर की थी, लेकिन 2017 में यूपी की कमान संभालने के बाद योगी वो लीडर बनकर उभरे हैं जिन्होंने यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था को सुधारा, माफिया राज को खत्म किया, पिछड़े हुए उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर लाकर दुनिया के सामने यूपी मॉडल पेश किया। अब वो ब्रांड योगी बन चुके हैं जिस पर जनता भरोसा करती है। इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है। इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिया ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिया पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आपने देखा होगा कैसे ये लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी की विधायक है, उनके पति राजू पाल की हत्या माफिया ने की थी कि नहीं की थी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रश्रय प्राप्त था कि नहीं था वो अब माफिया। उमेश पाल की हत्या माफिया के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी, और क्या समाजवादी पार्टी का उसको प्रश्रय नहीं प्राप्त था। बहनों और भाइयों, जब माफिया अपनी मौत मर रहा है, अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, आज उसके लिए लोग फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। इसी का इम्पैक्ट है कि जब योगी प्रचार के लिए जाते हैं तो उनका स्वागत बुलडोजर के साथ किया जाता है। हिमाचल और छत्तीसगढ़ में योगी के काफिले के किनारे बुलडोजर लगाए गए, क्योंकि ये बुलडोजर यूपी में माफिया राज के खात्मे का प्रतीक है। यूपी में 2017 से अब तक कुल 10,720 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 190 बदमाश मारे गए, 68 माफियाओं का नेटवर्क तबाह हो गया, 3,864 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जबकि 25 माफियाओं को सजा मिली। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति